गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम सिलसिला अपना नया स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 में हम लोग क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्याओं को हमने खत्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? दो चर रैखिक समीकरण, जिसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है जनाब? इसको बहुत अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका बेसिक हम ये कैसे जानेंगे इसमें कि दो चर रैखिक समीकरणों की ये सवाल है। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। 9x प्लस 6y प्लस 20, ये एक एग्जांपल लिया जहां पर आपके पास ये x और y, x और y ये आपके चर हैं। x और y आपके क्या है? चर है। और चर कितने हैं? एक और दो, यानी दो चर हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये लिखा है रैखिक। क्या लिखा है? रैखिक मीन्स क्या होता है? रैखिक मीन्स होता है जो ये चर हैं इनकी घात एक, तो इनकी बेटे घात भी एक है, यानी चर की घात एक है। तो इसलिए इस प्रकार जो समीकरण बनता है उसे कहते हैं दो चर रैखिक समीकरण। यहां तक बेटे आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या दो चर रैखिक समीकरण की क्या डिफिनेशन होती है? जो चर हमारे पास कितने होने चाहिए? पहली बात तो दो चर होने चाहिए। इन दोनों चरों पर घात कितनी लगी होनी चाहिए? एक घात लगी होनी चाहिए। जब इस प्रकार का समीकरण बनता है तब उसे बोलते हैं दो चर रैखिक समीकरण। तो आप कह रहे होगे सर जी ये तो बात आपने बता दी, पर हम ये जो हमारे पास 9 है, ये 6 है, ये 20 है, इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारी ये 9, 6, 20 ये क्या है? आपकी संख्याएं हैं। ये आपकी संख्याएं हैं। जब ये आपकी संख्याएं हैं तो इनको हम कुछ दूसरे फॉर्म में भी इनको बोलते हैं। तो देखो क्या बोलते हैं इनको हम, एक दूसरे फॉर्म में वैसे संख्याएं आप कह सकते हो और बोला भी जाता है। और इनको दूसरा नाम भी इनका एक होता है, वो क्या होता है? 9। 9 किसके बगल में है? यक्स के बगल में है, तो इसे बोला जाता है 9 यक्स का गुणांक है। गुणांक इसलिए क्योंकि बीच में मल्टीपल लगा होता है, यानी गुणा का चिन्ह लगा होता है, इसलिए हम बोलते हैं 9 जो है यक्स का गुणांक है। ठीक है, फिर जो 6 है, 6 को बोला जाता है बेटे, नहीं दिख रहा होगा तो इधर देखो लिख देते हैं, 6 को हम बोलते हैं 6 वाई का गुणांक है। ठीक है, और जो 20 है इसके पास तो बेटा न यक्स है न वाई है, तो इसे बोलते हैं 20 को अचर पद। ठीक है बेटे, तो यहां तक आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे बेटा हमें यह समझाना है कि जो ये एक रैखिक समीकरण है इसका मानक रूप लिखते हैं। दो चर रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप में कैसे? मानक रूप इसे बोलते हैं, देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसे हम कहते हैं मानक रूप। क्यों? अब यहां बताओगे, जहां आपका x और y क्या है? x और y चर है, और ये जो बेटा आपका a b
ये सी, ए बी सी। कहने का तात्पर्य ए का स्थान पे लिखा है, ये जो लिखा है 6 के स्थान पे बी लिखा है और 20 के स्थान पे 20 30 यानी सी लिखा है। तो कहने का तात्पर्य ए कोमा बी कोमा सी, ये बेटे क्या है, ये आपकी संख्याएं हैं। ठीक है बेटे, यहां तक तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट रूप से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चीज़ें बेटा आपको समझ में आ गई हैं तो हम आगे चलते हैं। ए बी सी संख्याएं हैं, पर अगर हम इसके फॉर्म में करेंगे कि 9 ये आपका क्या था, यक्स का गुणांक, उसी प्रकार ये ए क्या है, यक्स का गुणांक, ये बी क्या है, वाई का गुणांक, सी क्या है, सी के पास ना यक्स है ना वाई है, इसलिए इसे बेटा हम कहेंगे अचर पद। चलो, आपका इतना बेसिक तो कंप्लीट हो गया होगा। एक चीज़ बेटा हम भूल गए हैं सवाल समझा बताने के लिए, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समीकरणों का युग्म होगा। क्या पढ़ भूल गए? तो पेयर ऑफ, समझ रहे हो बेटा कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? का युग्म यानी भूल गए थे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कहने का तात्पर्य है कि पेयर ऑफ यानी हमें जो समीकरण मिलेंगे वो पेयर में मिलेंगे। पेयर मीन्स क्या होता है, यानी युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा। यानी जोड़ा का मतलब समीकरण हमें जोड़े में दिए जाएंगे। अब जोड़े में कैसे दिए जाएंगे वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ये आपका एक समीकरण है, क्या है, दो चर रैखिक समीकरण, पर हमको यही दो समीकरण दिए जाएंगे। कितने जोड़े दिए जाएंगे इसी के, चले दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर रैखिक समीकरण का युग्म। ये कैसे होंगे देखिएगा बेटा। एक हमारे पास ये समीकरण है ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह समीकरण पहला है। और इसके बाद ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। हमारे पास बेटे ये दो इक्वेशन है, यानी दो चर रैखिक समीकरण, यानी ये दो, यानी इसमें भी दो चर हैं, ऐसा रैखिक समीकरण है, और इसमें भी दो चर हैं, ये भी एक रैखिक। पर युग्म मतलब दो जोड़े के साथ, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। पर बेटा दोनों समीकरण अलग अलग होंगे, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम समझा देते हैं बेटा। इसमें एक है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे 1। ये समीकरण नंबर 2 है तो बेटा यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। यहाँ तक बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो फिर हम आगे चलते हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी, एक बात हम आपको और समझा दें कि दो चर रैखिक समीकरण जो होता है वो किसको निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, एक सरल रेखा के बारे में बताता है। जानते हो, जैसे ये समीकरण लिखा है तो ये समीकरण बेटा, ये नोट में बात लिख लेना। क्या नोट में लिखोगे? नोट में यही लिखोगे हम दो चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, और ये जो दो चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ये किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कर रहा है एक सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा के बारे में बता रहा है। हर हमेशा जब दो चर रैखिक समीकरण जब जब पढ़ेंगे तब वो सीधी रेखा के बारे में ही बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखाएं कितनी होंगी, युग्म में होंगी। युग्म का मतलब बेटा पेयर में दो रेखाएं होंगी एक साथ। ठीक है, दो रेखाएं होंगी एक साथ। कितनी रेखाएं होंगी बेटे? दो रेखाएं होंगी। एक रेखा L1 होगी
और दूसरी रेखा L2 होगी। एक रेखा L1 होगी, एक रेखा L2 होगी। अब बेटा जब L1 और L2 में संबंध देखे गए तो उसमें बेटा 3 प्रकार के संबंध देखे गए। अब वो देखो 3 प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं। एक तो बेटा पहला संबंध अब आपको बताते हैं। ये हमारे पास पहली रेखा है, ये हमारे पास दूसरी रेखा, यानी इस रेखा को L1 कहेंगे और इस रेखा को L2 कहेंगे। यानी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं। ठीक है, तो उसको हम ये एक संबंध देखा। फिर दूसरा संबंध हमने ये देखा कि L1 एक रेखा ये है, L2 एक रेखा ये है। L1 आपकी एक रेखा ये है, L2 रेखा एक ये है। कहने ये है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो बेटा एक दूसरे को काट देती हैं। और ये रेखा L1 और L2 ऐसी हैं कि इनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए ना, ये इधर इसको और कितना भी इनको पीछे, यानी कितना भी आगे बढ़ाया जाए कितना भी पीछे बढ़ाया जाए, ये एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं। यानी मिलेंगी नहीं तो उस केस में हम कहते हैं समांतर, समांतर रेखा है। और जब बेटा काट देती हैं, किसी एक बिंदु पर काट देती हैं, तब उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद। जब काट देती हैं तब बोलते हैं प्रतिच्छेद। अब जब एक दूसरे को कभी मिलती नहीं है तो उन्हें बोला जाता है समांतर रेखाएं। फिर बेटे इसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास आता है कि एक रेखा जैसे गई, उसी के जस्ट उसी के ऊपर ही ऊपर ये रेखा एक और चली गई, यानी एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा और चली गई। तो इनको क्या कहते हैं, उसी रेखा के ऊपर एक रेखा और चली गई, तो इसे कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। बेटा ये संबंध देखे गए, ये संबंध देखे गए कब, जब इनको एक ग्राफ इनका बना के देखा गया, तो ग्राफ में इनको 3 प्रकार से इनको देखा गया। पर बीजगणित में इनको हम कैसे जानते हैं भाई, जब अगर ड्रॉ नहीं किया जाएगा तो हम बीजगणित में किस अनुसार जानेंगे। तो देखो पहले हम आपको बताते हैं कि इस रेखा का नाम होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0। इसी प्रकार एक और है A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ये इस रेखा को दिखा रहा है, ये इस रेखा के बारे में बता रहा है। A1x B1y C बराबर 0, A2x B2y C बराबर 0। बेटा यहाँ पर A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, फिर A2x B2y B2 C2 बराबर 0। हमारे पास एक, यानी इस समीकरण को दर्शाने के लिए A1 से किया है और इस रेखा को B2 से किया है, उसी प्रकार बेटा यहाँ पे हमने इनको दर्शा दिया है। ठीक है, अब दर्शाने के बाद यहाँ तो आपके समीकरण अलग अलग समझ में आ रहे होंगे, पर रेखा एक ही दिख रही होगी आपको। तो बेटा एक के ऊपर एक रेखा गई, इसलिए बेटा एक रेखा दिख रही होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम अगर देखो कहीं ग्राफ में बना होगा तो हम देख लेंगे, देख के बता देंगे ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये इसको समांतर है, ये एक के ऊपर गई तो संपाती है। पर बेटे ये बताओ, ये बताइए कि इनको हम बीजगणित में कैसे समझेंगे। तो बीजगणित में देखो इनको कैसे समझते हैं, देखिएगा बीजगणित, इनको बीजगणित में कैसे जानते हैं। प्रतिच्छेद A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 और A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, फिर A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। हमारे पास ये इनको लिख लेंगे कैसे, ये इसका
यक्स के बगल में जो लिखा होगा उसको ऊपर, और जो दूसरे समीकरण में यक्स के बगल में लिखा है उसको बट्टे में कर देंगे। फिर वाई के बगल में जितना लिखा होगा उसके लिख देंगे, वाई के गुणांक में जो लिखा होगा यानी वाई के बगल में जो लिखा होगा उसको यानी बटे लिख देंगे। जो C1 होगा उसको यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ पे C1 होगा C2 होगा उसको यहाँ नीचे लिख देंगे। सही बात है कि नहीं समझ में? ये बेटा हम इस प्रकार सबका हम इसी प्रकार सबको हम लिख देंगे। ठीक है। अब जब आती है बात प्रतिच्छेद करने की, क्या करने की आती है? प्रतिच्छेद करने की। तो बेटा ये क्या होते हैं? ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है। पर यहाँ पर जब समांतर की बात आती है तो यहाँ पर क्या होता है? ये तो बराबर होता है और पर ये समांतर नहीं होता है। अब जब बेटा संपाती होता है तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तीनों बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं, अगर तीनों यानी बराबर आ जाएं तो हम समझ जाते हैं कि संपाती है। अगर ये एक यानी यक्स और वाई वाले अगर बराबर आ जाए, यानी यक्स का गुणांक ये लिखा है, दोनों समीकरणों के यक्स के गुणांक का अनुपात और दोनों समीकरणों के वाई के गुणांक का अनुपात अगर बराबर आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं? समांतर कह देते हैं। अगर प्रतिच्छेद यानी उसमें बराबर ही ना करे, यानी यक्स का गुणांक और वाई का गुणांक अगर बराबर ही नहीं आ रहा है तो बेटा क्या हम कह देते हैं? प्रतिच्छेद। अब कहोगे क्या रहा होगा सर जी यहाँ पे ये चाहे बेटा बराबर हो, ये चाहे बराबर हो और चाहे कट जाए, इससे बेटा हमें फ़र्क नहीं होता है, इससे में लेना देना नहीं होता है। चाहे बराबर लगा हो और चाहे ना बराबर लगा हो, दोनों से काम चल जाता है, क्योंकि वो हमें देखना होता है यहाँ पे, हमें यहाँ नहीं देखना होता है। तो ये बेटे बात आपको और समझ में आ गई होगी। अब इनको हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास 9x + 6y + 8 = 0, 6x + 12y + 13 17 = 0, ये है। अब बेटे यहाँ लिखा है a1। a1 का मतलब है यक्स के पहले, यानी जो यक्स के पहले क्या है? 9, और यहाँ यक्स के बगल में क्या है? 6। फिर हम करेंगे y के बगल में 6 और y का यहाँ गुणांक क्या है? 12। फिर ये कितना है? 8 और ये कितना है? 17। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 × 9, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा? 3/2, 1/2, 1/2। ये देखो बेटा 3/6, यहाँ तो 3/6 है नहीं, इसलिए बेटा बराबर नहीं होगा। इधर बेटा हम 8/17 को हम बराबर हो अथवा ना हो तो हम इसको बेटा हम नहीं देखते हैं, यानी ये बराबर नहीं है, यानी ये वाला केस लग रहा है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। तो देखो 6x 4x + 12y + 18। फिर इसके बाद एक नया समीकरण है, वो है 16x और 48y + 32 = 0, ये आ गया। तो हम क्या कहेंगे? यक्स के बगल में पहले भाई लिखा होता है a1, a1 का तात्पर्य होता है यक्स के पहले समीकरण नंबर के यक्स, यानी और फिर लिखा है a2, तो यानी समीकरण नंबर के दूसरे के यक्स का गुणांक क्या है? 16। यहाँ y का गुणांक क्या है? 12। यहाँ y का गुणांक क्या है? 48। यहाँ क्या है? 18। यहाँ क्या है? 32। तो देखिए बच्चों, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 12 एकम 12, 12 चौको 48, 16 से कटेगा ये 30 कटेगा नहीं, 16 से कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, तो काटो 2 से, 2 नमा 18 और 16 दूनी 32, कट गया। तो यहाँ कितना आया? 1/4, 1/4, 9/16। तो बच्चे 1/4, 1/4 ये आपस में बराबर हैं, तो बराबर का निशान लगाएंगे, और ये बेटा बराबर नहीं है तो यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे देखो बराबर लगा है
और ये बेटा डज नॉट इक्वल टू है, यानी इसको हमने काट दिया है। तो काट दिया तो इसमें ये प्रोसेस इस प्रकार का समझे, अगर इस प्रकार कोई समीकरण मिलता है तो हम कह देंगे समांतर है। फिर बेटे इसमें देखते हैं, एक सवाल ऐसा लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। हमारे पास एक और समीकरण है 8x 12y प्लस 4 बराबर 0। एक ही समीकरण है। अब समीकरण नंबर पहला है, यह समीकरण नंबर दूसरा है। अब हमारे पास क्या लिखेंगे, x का गुणांक 2 और 8, 2/8 लिख रहे हैं, इसका तात्पर्य हो रहा है कि a1/a2 को हमने लिख दिया। फिर b1/b2 मतलब y के गुणांक में क्या है 3/12। फिर बिना ये c/c2 यानी बिना x और y वाले कितने हैं 1/4। देखो काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4। 2 के पारे से 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3 एकम 3, 3 चौको 12, इस प्रकार 1/4, 1/4, 1/4 आ गया। यानी ये सब जगह बराबर है, सब जगह बराबर है, तो इसे बेटा हम कहते हैं संपाती। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत ही शानदार तरीके से बेटा। तो आपको ये चीज़ बहुत बेसिक तरीके से आ गई होगी समझ में। इसके बाद ये भी आपको समांतर समझ में आ गया होगा, और इसके बाद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कब, जब सब जगह बराबर लग जाता है तो वो हमारी रेखाएं संपाती होती हैं। जब बेटा पहले यानी x और y के गुणांक का अनुपात अगर बराबर हो और जो अचर पदों का अनुपात बराबर ना हो तो बेटा वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे समांतर कहते हैं। और प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, यक्स, ये बेटा x के गुणांक के अनुपात हैं और ये बेटा ये y गुणांक के अनुपात हैं, और दोनों का अनुपात बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। इतनी बात बेटा बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अब बेटा हम एक संगत असंगत की बात करते हैं। क्या संगत असंगत बेटा आपको लोग नहीं समझ में आ रहा होगा कि संगत असंगत ये क्या है। ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रही होगी कि ये हम क्या आप कह रहे हैं आपसे। तो देखो भैया, तो ये आप रही बात आपने बताया। अब अगर हम ये बात कह दें कि 4x प्लस 2y प्लस 6 समीकरण नंबर 1, ये 20x प्लस 10y 30 समीकरण नंबर 2, ये हमने आपको कह दिया। अब ये इसमें आपको बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। संगत और असंगत। संगत असंगत की बेटे जब हम इसमें बात कर देंगे तो इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य क्या होगा बेटा, पहले आपको यह समझना होगा बहुत ही आसान तरीके से कि संगत और असंगत हम किसे कहते हैं। देखो बेटा, ये L1 और L2, L1 और L2 यदि मिल रही हैं तो ये है संगत। और बेटा यहां पर L1 और L2 एक दूसरे से साथ कभी करेंगे ही नहीं। कितना हमने बोला था आगे बढ़ा लिया जाए, एक दूसरे को नहीं काट मिलेंगी, और पीछे इनको कितना बैक कर लिया जाए इनको नहीं मिलेंगी। जब मिलेंगी नहीं तो इनको बोलते हैं असंगत। और ये एक के ऊपर हमेशा में साथ में चल रही है। जब साथ में चल रही है तो ये भी क्या है, संगत। यहां तक बेटे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ बात आ गई होगी कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। सॉरी, तो प्रतिच्छेद जहां बोला, जहां प्रतिच्छेद आ जाएगा, जब प्रतिच्छेद आ जाएगा तो हम संगत कहते हैं, समांतर आ जाएगा तो उसे हम असंगत कहते हैं, संपाती आ जाएगा तो उसे हम संगत कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि संगत है कि असंगत। तो देखो वही चेक ऐसे ही करेंगे। तो क्या लिखा है, 4/2, 2/10, 6/30, 2 से काटेंगे, 20 लिखा है भैया, 20 लिखा है। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20,
दो एकम दो, दो पंचे 20, दो पंचे 10, दो से काटो, दो तेई 6 और 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, यानी क्या आ गया 1/5, 1/5, 1/5, जो बेटा सभी बराबर हैं। जब सभी बराबर हैं तो सभी बराबर किस में होते हैं, इसमें, यानी संपाती हैं। क्या है, संपाती। संपाती को हम क्या कह सकते हैं, संगत, संगत भी कह सकते हैं। तो ये भी बेटा आपको बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब एक बात बेटा और रह गई है, उसको भी समझ लो, बस इसके बाद यहाँ से बेटा आपको ये बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसको बेटा हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये बराबर हो चाहे ना बराबर, इसको इसलिए हम हटा देते हैं। और ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम एक चीज़ क्या रह गई है वो हम बेटा बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसको देखो। अब बेटे बात क्या रह गई है ये देखो, अगर प्रतिच्छेद होगा तो केवल अद्वितीय हल होगा, और अगर समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यदि संगत है तो अनेक हल होंगे। अब इसका मतलब बेटा आप समझ नहीं पाए होगे, तो मैंने बोला जो बेटा प्रतिच्छेद कर रहा होगा उसे हम संगत बोल सकते हैं, और उसे केवल अद्वितीय हल बोलेंगे। अद्वितीय हल का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर यक्स और वाई है, तो यहाँ यक्स और वाई के मान निकलेंगे। तो यहाँ पर अद्वितीय का मीनिंग ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही यक्स और वाई की वैल्यू आएगी। यक्स का मान 10 आ गया, तो वाई का मान कुछ आ सकता है, वाई का मान मान लो 7 आ गया, बस इसके अलावा अब कुछ यक्स और वाई का मान इसके अलावा नहीं निकल सकता है, बस एक ही मान आएगा। पर यहाँ पर कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर यक्स और वाई का कोई मान ही नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर अनेक हल, यहाँ पर अगर बेटा यक्स बराबर 10 तो वाई बराबर 20, मतलब बहुत यक्स और वाई के मान आएंगे। एक आया, फिर यक्स बराबर 7 आया तो वाई बराबर 17 आया, ऐसे हम बता रहे हैं बेटा। ठीक है, उसमें हल करने के बाद ही पता चलेगा। तो कहने का मतलब इसमें बेटा अनेक मान आएंगे, अनेक उत्तर आएंगे, इतने उत्तर आएंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो अनेक हल हमने लिख दिया है, अनंत हल होंगे ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें यक्स और वाई के हल बहुत ज़्यादा आएंगे, इसमें यक्स वाई के मान निकलेंगे ही नहीं, और यहाँ पर अद्वितीय हल में सिर्फ और सिर्फ एक बार यक्स का मान आएगा, एक बार वाई का मान आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेटा आपका हुआ कंप्लीट। अब हम इसको बेसिक के बाद अब हम अपने सेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटे, तो इसको हम यहीं पर क्लास को समापन करते हैं। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। चलो आप सभी को बेटा राम राम।